हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज से हम यूपी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री इतिहास विषय के लिए श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपका पूरी हिस्ट्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी। और इसके अलावा आपको हिस्ट्री में कौन कौन से जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। सबकी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी इस चैनल पे। इसलिए चलिए आज शुरुआत करते हैं खिलजी वंश से। अलाउद्दीन खिलजी जिसमें शासक हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खिलजी वंश के बारे में बताएंगे, जो आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आपका यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में आएगी। इसलिए आज हम अपनी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं खिलजी वंश से। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि खिलजी वंश की शुरुआत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी। उसके ही द्वारा जो आपका गुलाम वंश था उसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद से आपका खिलजी वंश शुरू होता है। खिलजी वंश 1290 से लेकर आपका 1320 तक चलता है, जिसमें सबसे पहला जो शासक है, किंग है, वो आपका जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी बनते हैं। खिलजी वंश की, जैसे कि मैंने बताया है कि शुरुआत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी। उनके द्वारा गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे, कैमुसर्स, कैकुकाबाद और उनके जितने भी सहयोगी थे, उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि नए शासन को स्थापित करने के लिए यह ज़रूरी था कि पुराने शासकों को हटाया जाए और जितने भी उनके सहयोगी थे वे विद्रोह न कर सकें। इसलिए कैमुसर्स और आपका कैकुकाबाद जैसे विद्रोहियों को भी फिरोज शाह खिलजी के द्वारा मार दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में गद्दी पर बैठते हैं और 1296 तक वो अपना शासन करते हैं। उनके द्वारा खिलजी वंश में क्या किया गया, नई चीज़ें लागू की गई। सबसे बड़ा बदलाव जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा राजनीति में धर्म को हटाया गया। पहले धार्मिक जितने भी आपके संत थे या गुरु थे, वो राजनीति में हस्तक्षेप करते थे, वो शासकों के निर्णयों में हस्तक्षेप करते थे। शासक अच्छी तरह से अपना डिसीजन नहीं ले पाते थे, लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा धर्म को राजनीति से अलग कर दिया गया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी चीज़, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा जो सबसे अच्छा निर्णय लिया गया कि पहले जातीय श्रेष्ठता को बढ़ावा दिया जाता था कि फला इस जाति का है तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे, या फला उस ऊंची जाति का है तो उसको हम अच्छे पदों पर बैठाएंगे। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा अब योग्यता ही सबसे बड़ा पैमाना होगा। योग्यता के आधार पर ही पदों की समीक्षा होगी, उन पर व्यक्ति रखे जाएंगे। जो योग्य होगा उसको ही अपने शासन में शामिल किया जाएगा। तो एक बड़ा बदलाव जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा लिया गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसके अलावा एक और अहम निर्णय यह लिया कि उन्होंने भारतीयों को भी प्रशासन में शामिल किया, क्योंकि वह योग्यता को बढ़ावा देते थे। चाहे तुर्क हों, गैर तुर्क हों, भारतीय हों, चाहे किसी भी जाति या धर्म के लोग हों, उनको योग्यता के आधार पर अपने साम्राज्य में विभिन्न पदों पर शामिल किया गया। ये खिलजियों का एक बड़ा आप उस ज़माने में अहम निर्णय मान सकते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कोई ऊपर से आया हुआ शासक नहीं था।
जो अंतिम गुलाम वंश का शासक था कैमुसर्स, या आप कैकुकाबाद भी कह सकते हैं, उनका एक बहुत ही ख़ास सेनापति था जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। कैमुसर्स के द्वारा जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को शाइस्ता खां की भी उपाधि दी गई थी, क्योंकि वह काफ़ी बेहतर था। आप उसके द्वारा जो साम्राज्य के लिए, गुलाम वंश के साम्राज्य के लिए अच्छे निर्णय लिए गए, तो इस आधार पर कैमुसर्स के द्वारा उसे शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी। लेकिन जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी यह समझ गया था कि कैमुसर्स इतना योग्य शासक नहीं है और दिल्ली की सत्ता या गद्दी उसके लिए खाली है, और वह गद्दी को जीतकर एक अच्छा साम्राज्य खिलजियों का खड़ा कर सकता है। इसलिए उसने कैमुसर्स, कैकुकाबाद और जितने भी विद्रोही थे उनको छोड़ा नहीं, सबकी हत्या कर दी, अपने विद्रोहियों की हत्या कर दी और किलो खरी के महल में अपना राज्याभिषेक कराया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह किलो खरी का महल दिल्ली में ही स्थित है और यहीं से अपना राज्याभिषेक जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने किया और खिलजी वंश की शुरुआत की। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी क्योंकि जानता था कि सत्ता स्थापित करना और उसके बाद निरंतर अपने शासन को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी, बड़ा चैलेंज था। इसलिए उसने शुरुआत में तो अपने विद्रोहियों की हत्या कर दी, लेकिन बाद में उसे समझ में आ गया कि अगर मुझे अपना शासन लंबे समय तक चलाना है तो मुझे सहयोग लेना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने धर्म को राजनीति से अलग किया, जातीय जो श्रेष्ठता थी उसको दरकिनार करते हुए योग्यता को बढ़ावा दिया, और इसी वजह से उसके प्रशासन में विभिन्न लोगों का समन्वय था। इसलिए बोला भी जाता है कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की नीति सॉफ्ट पॉलिसी थी, नरमदायक थी। उसने हार्ड पॉलिसी नहीं ली। शुरुआत में भले ही उसने अपने विद्रोहियों की हत्या की, लेकिन बाद में उसने सॉफ्ट पॉलिसी अपनाई थी। उसने एक कथन कहा था, मेरा उद्देश्य अपने मुसलमान भाइयों की हत्या करना नहीं है। मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ। मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों की हत्या करना चाहता हूँ। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की सॉफ्ट पॉलिसी आप इस नज़रिए से देख सकते हैं कि दिल्ली में लगभग 2000 मंगोलों को मंगोलपुरी इलाके में जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने बसाया था, क्योंकि उस समय मंगोल आक्रमण काफ़ी असरदार थे। लेकिन उसने मंगोलों को बसाया, दिल्ली में ही बसाया। और इसके अलावा जो बलबन का भतीजा था मलिक छज्जू, बलबन का भतीजा मलिक छज्जू था, उसने कड़ा में विद्रोह किया, लेकिन जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने उसे माफ़ कर दिया और उसके माफ़ीनामा के आधार पर उसकी सॉफ्ट पॉलिसी को देखा जा सकता है, क्योंकि वह एक तरफ अपने सभी विद्रोहियों की हत्या कर रहा है, लेकिन उसको यह समझ में आ गया था कि अगर सत्ता में बने रहना है तो अपने सहयोगियों की तादाद भी बढ़ानी है। तो ये जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी से संबंधित आज कुछ मुख्य तथ्य थे, मुख्य फैक्ट्स थे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके टीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी 2023 में इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आज की जो यह श्रृंखला है ये शुरू की जा रही है यूपी टीजीटी पीजीटी इतिहास 2023 का जो एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर में होने जा रहा है, उससे पहले आपको क्विक रिवीजन करा दिया जाएगा, जिससे आप हिस्ट्री में 62 आउट ऑफ 62 लगभग 60 अबव नंबर ला सकते हैं।
और आपको बिल्कुल डीप नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह श्रृंखला काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उनको शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर प्यार देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।